हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम लोग जुलाई 2022 पी ब्लॉक के ग्रुप 15 से ग्रुप 18 के क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं। तो लेट अस स्टार्ट। पहला क्वेश्चन इंटर हैलोजन कंपाउंड से रिलेटेड है। कह रहा था इंटर हैलोजन कंपाउंड फॉर्म्ड फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ ब्रोमीन एंड एक्सेस ऑफ फ्लोरीन। तो सबसे पहले तो ये पता करना होगा कि इन दोनों का रिएक्शन क्या है। तो अब जब इंटर हैलोजन कंपाउंड आया तो एज़ पर माई हैबिट पूरे इंटर हैलोजन को एक बार रिकैप कर लेते हैं। ये दिया है इंटर हैलोजन कंपाउंड के बारे में। सबसे पहला चीज़ तो है कि हमेशा यहाँ पे ऑड नंबर में होगा। ये हैलोजन नंबर 1 या हैलोजन नंबर 2, मतलब टू डिफरेंट हैलोजन है, इसलिए एक को एक्स से तो एक को एक्स डैश से रिप्रेजेंट किया है। तो इसका सफिक्स देखो, 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा। कभी भी इवन नंबर वाले डज नॉट एग्जिस्ट, पहला तो ये होना चाहिए। इसके लिए जो इसका साइज़ काफ़ी लार्ज होना चाहिए क्योंकि इसको 7 हैलोजन्स को एकोमोडेट करता है और इसका साइज़ छोटा होना चाहिए। ओके, तो ये सबसे पहला चीज़ है। दूसरा, अभी जो रिएक्शंस पूछा गया है वो इसके बारे में पूछा गया। एनसीईआरटी ने बस यही 6 रिएक्शंस दिया है कि अगर क्लोरीन और फ्लोरीन को इक्वल वॉल्यूम में आप ट्रीट करोगे तो ClF, ऑब्वियस सी बात है, दोनों इक्वल वॉल्यूम में है तो 1 1 पार्टिकल्स होंगे। और अगर फ्लोरीन एक्सेस में हो गया तो ये ClF3। तो ये ध्यान में रखना है। सबसे पहला, क्लोरीन का साइज छोटा है इसीलिए सिर्फ 3 फ्लोरीन को ये अकोमोडेट कर पा रहा है। नेक्स्ट है आयोडीन और क्लोरीन इक्विमोलर होगा तो ICl, राइट। और फिर से वही है, जब एक्सेस में होगा तो ICl3। क्लोरीन का साइज लार्ज हो गया तो आयोडीन 3 क्लोरीन को एकोमोडेट कर पा रहा है। हाँ, यहाँ फ्लोरीन होता तो आयोडीन और हायर बनाता, IF5 IF7 तक जा सकता है। लेकिन सिर्फ इतना एनसीईआरटी ने दिया है तो यही पूछे जाएंगे। और की पॉसिबिलिटी के बारे में, ठीक है, ऑब्वियसली बहुत सारे रिएक्शंस हो सकते हैं, लेकिन जानना वही है जो एनसीईआरटी ने दिया हुआ है, क्योंकि ये सब थोड़ा मेमोरी बेस्ड है। एनसीईआरटी से बाहर मेंस अभी नहीं जा रहा है 19 ऑनवर्ड। वही अगर Br2 और F2 का रिएक्शन हम कराएं तो BrF3 बनेगा। ओके, 1:3 मोलर रेशियो, इसका 1 इसका 3। वही अगर फ्लोरीन एक्सेस में लेंगे तो BrF5 बनेगा, जो कि अभी पूछा गया है। तो पहले तो ये जानना है, इस रिएक्शन को हमें यूज़ करना है। उसके बाद और क्या है इंटर हैलोजन कंपाउंड के बारे में। कोई भी इंटर हैलोजन कंपाउंड होगा कोवेलेंट होगा और डायमैग्नेटिक होगा। ये सारे के सारे वोलेटाइल सॉलिड या लिक्विड होंगे, सिर्फ ClF को छोड़ के, जो कि गैस के फॉर्म में होगा। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक्स डैश की जो फिजिकल प्रॉपर्टी होगी वो X2 और X2 डैश के बीच में होगी। यानी जैसे कि ClF की जो फिजिकल प्रॉपर्टी जितनी भी होंगी ClF की, वो F2 और Cl2 के बीच में लाई करेगी। ये बीच में इन दोनों के लाई करेगा, एक्सेप्ट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, वो स्लाइटली हायर होगा। यानी इसकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इन दोनों से स्लाइटली हायर होगा। फिर एक्स डैश जो होगा मोर रिएक्टिव होगा अपने X2 पेरेंट जो होंगे X2 से, ये ज़्यादा रिएक्टिव होगा। यानी X2 से भी ज़्यादा रिएक्टिव होगा, X-2 से भी ज़्यादा रिएक्टिव होगा। सिर्फ फ्लोरीन का एक्सेप्शन आता है। फ्लोरीन जो होगा वो ज़्यादा रिएक्टिव फंस जाता है ClF से। ये लोन पेयर रिपल्शन इसका रीज़न है, क्योंकि एक फ्लोरीन दूसरे फ्लोरीन, इनके लोन पेयर सेकेंड पीरियड के एलिमेंट होने के कारण काफ़ी पास आ जाते हैं। ह्यूज रिपल्शन के कारण इसका बॉन्ड बहुत आसानी से टूटता है और ये ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो मैंने लिख दिया लोन पेयर रिपल्शन के कारण ऐसा होता है। अदरवाइज हमेशा इंटर हैलोजन कंपाउंड ज़्यादा रिएक्टिव होगा। ठीक है, फिर वाटर के साथ मिलाओगे तो HOX फॉर्म होगा। जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा इनमें से उसके साथ H+ अटैच हो जाएगा, जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव उसके साथ OH अटैच होगा। ये गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्योंकि टूटने के बाद ये HX+ नेसेंट ऑक्सीजन देता है। ओके, इसके अलावा है इट इज़ नॉन एक्वा सॉल्वेंट, जैसे कि ClF3 एंड BrF3 एनसीईआरटी का ये स्टेटमेंट है। इट इज़ यूज फॉर U235 यूरेनियम 235 इनरिचमेंट बाय मेकिंग यूरेनियम F6। ये रहा रिएक्शन, यूरेनियम F6 बना के इसकी इनरिचमेंट की जाती है, इसको डिज़ोल्व कर लेता है। तो इतनी स्टोरी है। तो अभी जो रिएक्शन है वो BrF5 वाला है। तो आते हैं इसको देखते हैं क्या है। कह रहा था इंटर हैलोजन कंपाउंड फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ ब्रोमीन विद एक्सेस ऑफ फ्लोरीन। तो भाई Br2 और एक्सेस ऑफ फ्लोरीन हमने ट्रीट किया, ये BrF5 फॉर्म हो गया, ये हमें पता चल गया। इस एक्चुअल में ये फर्दर इसको वाटर में डिज़ोल्व कर रहा है, स्टेटमेंट में कुछ प्रॉब्लम रह गई है। ओके, तो इसको अब ये Br+5 में है, तो इसको पानी में अगर डिज़ोल्व कर दोगे तो +5 वाला, यानी
ये आ जाएगा HBRO, ये सोचना पड़ता है हमें, BRO43, HBRO4 तक जाएगा, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट होना चाहिए। बहुत बार बहुत सारे वीडियोस में मैंने बताया है। तो इसका नामकरण करना है हमें। ओके, तो ये हैलिक एसिड है, दिस इज हैलिक एसिड। ओके, तो हैलिक एसिड है तो हैलेट आयंस इससे आएगा। तो बस यही हमें फॉर्म करना है। वैसे ये क्वेश्चन थोड़ा सा कुछ मिसिंग है। द कंपाउंड फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ, तो ये हैलेट +5 से हमने गेस कर लिया कि ये हैलेट होगा, हैलेट पर हैलेट। सिमिलरली हैलाइट, हाइपोहैलाइट, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसे ग्रेजुअली आप जाओगे, ठीक है ना। ये आयंस के बारे में पूछ रहा है। ओके, तो जैसे ही आप इसको करोगे तो जैसे ब्रोमीन है +1, क्योंकि ऑड वाले ही होंगे, ब्रोमीन +3, ब्रोमीन +5 एंड ब्रोमीन +7, यहाँ से शुरू करो, ठीक है। इसको हम कहते हैं हैलिक एसिड। ओके, और ये पर हैलिक एसिड, तो यहीं से आ जाएगा ये हैलेट, ये पर हैलेट, हैलाइट, हाइपोहैलाइट, लेस वाले के लिए हाइपो वर्ड यूज़ करते हैं, हाइपोहैलाइट, तो इसीलिए हैलेट हो जाएगा +5। नाउ हेडिंग फॉर द नेक्स्ट, ये रिएक्शन है, ये मैंने लिख दिया इसके बारे में। इसमें क्या कैटलिस्ट, ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस है, ये रहा S+O2, SO2 वेनेडियम पेंटॉक्साइड से SO3 और उसको H2SO4 में डिज़ोल्व करके हम ओलियम बनाते हैं, यही कॉन्टैक्ट प्रोसेस है। तो यहाँ पे तो वेनेडियम पेंटॉक्साइड इसका मैच हो गया। ये ओस्टवाल प्रोसेस है, ना जाने कितनी बार मैंने इसको बता दिया हूँ, फिर से एक बार रिकॉल करा देता हूँ। अमोनिया का हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं, प्लैटिनम रोडियम कैटलिस्ट, NO+H2O बनेगा। यार ये मिस्टेक हो गया, अच्छा हाँ नहीं, पहले ऑक्सीडाइज करके इसको NO2 बनाएंगे और फिर ये वाटर के प्रेजेंस में डिसप्रोपोर्शनेट होगा और HNO3 + NO देगा। ये रिसाइकिल कर देते हैं और यही HNO3 का प्रोडक्शन है। तो NH3O2 के रिएक्शन से NO, फिर उसको O2 से ट्रीट करके NO2, और NO2 डिसप्रोपोर्शनेट होगा वाटर के प्रेजेंस में और HNO3 देगा। तो ये रहा प्लैटिनम रोडियम कैटलिस्ट इस केस में। तो इसका तो मैच सेकेंड के साथ हो गया। ये हेबर्स प्रोसेस सभी को पता है, हेबर्स प्रोसेस आयरन या आयरन का कैटलिस्ट यूज़ होता है, ये मैच कर गया। अब ये वेजिटेबल ये पता है निकल यहाँ पे यूज़ होगा, हाइड्रोजनेशन में निकल कॉमन है, तो ये पूरा मैंने बता दिया। वैसे इसके पहले भी अगर आप मेरे वीडियोस देखोगे तो ये न जाने, ये पता नहीं बहुत फेवरेट चॉइस होती है मेंस वालों की। कैटलिस्ट तो भर भर के पूछते हैं, कैटलिस्ट के क्वेश्चन हाइड्रोजन चैप्टर में भी मिले हैं, S ब्लॉक में भी मिले हैं, हर जगह मिलते हैं। तो पूरा कैटलिस्ट ही मैं रिकैप करा देता हूँ। नाउ नेक्स्ट कह रहा है द नंबर ऑफ नॉन आयनाइजेबल प्रोटॉन्स, जो आयनाइज नहीं हो सकते हैं। ओके, जो अलग नहीं हो सकते हैं। तो नॉन आयनाइजेबल प्रोटॉन प्रेजेंट इन प्रोडक्ट B ऑब्टेन फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन, ये रिएक्शन है। तो देखो ये तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिएक्शन है। किसी भी अल्कोहल को PCl3 से ट्रीट करो, तो इसके 3 मोल लो और यहाँ से PCl3 का 1 मोल, ये H3PO3 बन के अलग हो गया, RCl RCl RCl, 3 RCl और H3PO3 बन गया। ओके, तो सबसे पहला चीज़ तो ये स्टोरी हमें जानना है कि यहाँ बनेगा क्या। अब H3PO3 के बाद ये PCl3 का रोल है, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट होते हैं, PCl3 PCl5 Al2O3 P2O5 डिहाइड्रेटिंग एजेंट। इसीलिए H3PO3 से वाटर हटा दो। तो H3PO3 का एक मॉलिक्यूल लिया, दूसरा मॉलिक्यूल लिया, ये वाटर हमने हटा दिया। तो वाटर हटाने के बाद हमारे पास ये फॉर्म हो गया। अब इसे पूछा है कि नॉन आयनाइजेबल प्रोटॉन कितने हैं, तो 2 है नॉन आयनाइजेबल प्रोटॉन, ये और ये आयनाइज नहीं होंगे। हाँ ये आयनाइजेबल है, दे आर एसिडिक। ये नहीं है, इसी के कारण ये रिड्यूसिंग एजेंट भी होता है, इस H के प्रेजेंट होने के कारण इट इज़ अ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये आपको ध्यान में रखना है, इसीलिए इसका आंसर 2 हो जाएगा। नाउ हेडिंग फॉर द नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है द इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है, द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ K इज लेस देन Na एंड Li। तो यस, ये करेक्ट है, क्योंकि ऊपर से नीचे जाने पे ग्रुप 1 में आयनाइजेशन एनर्जी कम होती चली जाती है। तो जो पोटेशियम है, क्योंकि साइज लार्ज हो रहा है, लिथियम छोटा है, सोडियम बड़ा है, पोटेशियम और बड़ा है, जितना बड़ा साइज होगा उतना न्यूक्लियस से दूर इलेक्ट्रॉन होगा और निकालना आसान होगा, एंड हेंस आयनाइजेशन एनर्जी लेस होगी। तो इसीलिए ऊपर से नीचे जाने पे साइज बढ़ता है और आयनाइजेशन एनर्जी कम होती चली जाएगी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। Xc डज नॉट हैव लोएस्ट फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी इन द ग्रुप, ये भी करेक्ट है, क्योंकि ये नोबल गैस है। तो ग्रुप 18 की बात करोगे तो इसमें भी ऊपर से नीचे घटता चला जाता है, तो Xc के बाद भी
हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, इसके बाद रेडन, आरएन है, तो इसीलिए इसका लो नहीं है, आरएन का लो होगा। ओके, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट यही हो गया, डज नॉट हैव। अच्छा, ये तो करेक्ट स्टेटमेंट हो गया क्योंकि इससे लो आरएन है, डज नॉट ही लिखा है, तो ये करेक्ट, टिक करते जाते हैं, ये करेक्ट। द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 37, तो देखो 36 तो नोबल गैस है, क्रिप्टन का है 36। उसके बाद ये ग्रुप 1 का होगा, ये ग्रुप 2 का होगा, यानी ग्रुप 1 ग्रुप 2 में कंपेयर किया गया है, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 में। तो हमें पता है ग्रुप 2 वाले जो एलिमेंट्स होंगे उसमें NS2 S फुली फिल्ड होगा और ग्रुप 1 वाले में NS1 होगा कन्फिग्रेशन। तो दो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अनपेयर्ड करना ज़्यादा डिफिकल्ट होगा। ठीक है, पहला तो ये भी रीज़न है, और वैसे भी हमें पता है कि इन पीरियड जब हम इधर से जाते हैं, इस साइड से इस साइड जाते हैं, तो आयनाइजेशन एनर्जी हाई होता है। यहाँ पे तो एक्सेप्शनली हाई होगा। इनफैक्ट इसकी आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो ग्रुप 13 वाले से ऊपर चली जाती है, ये इससे भी ऊपर चला जाएगा। ठीक है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ के वीडियो में ऐसे बहुत से क्वेश्चंस मिले हैं। ओके, तो ये स्टेटमेंट अभी फिलहाल ग्रुप 1 ग्रुप 2 का, ये तो ऐसे ही करेक्ट है। जैसे यही कहा है, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 37 इज लोअर देन 38, एकदम सही है। 36 ग्रुप 18 का हुआ तो 37 ग्रुप 1 का होगा और 38 ग्रुप 2 का होगा, तो उससे कम है, बिल्कुल करेक्ट। तब तो यही हो गया, इसी को गलत होना होगा। द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ Ga इज हायर देन दैट ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 30, ये जिंक है। और गैलियम, देखो ये डी ब्लॉक का एलिमेंट जिंक है, Zn, इसमें हमें पता है 3d10 4s2 होता है, फुल्ली फिल्ड सारे ऑर्बिटल्स। और जो गैलियम है ग्रुप 13 का है, तो जो गैलियम होगा इसका आउटर कन्फिग्रेशन होगा 4s2 4p1, तो p1 से निकालना ज़्यादा आसान है रेदर देन 4s2 से, क्योंकि एक तो पेयर्ड भी है और दूसरा इससे पास भी है। ओके, तो इसीलिए जिंक की हाई होगी, तो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ गैलियम इसने कह दिया हाई, इसीलिए ये गलत है। तो इसीलिए फर्स्ट क्वेश्चन कवर हुआ हमारा, सॉरी फोर्थ क्वेश्चन कवर हुआ। फिफ्थ पे आते हैं, विच ऑक्सो एसिड ऑफ फॉस्फोरस हैज़ हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट इन इट्स केमिकल फार्मूला। तो देखो ये फिर से नेमिंग का क्वेश्चन आ गया। अब नेमिंग का है तो पहले तो हम नेमिंग करेंगे, ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो एक बार मैं नेमिंग फिर से लेके आता हूँ, इसके पहले भी मेरे पी ब्लॉक के वीडियोज़ में ये सब आ चुका है, बहुत कॉमन है। तो पहला चीज़ क्या है, ऑर्थो, मेटा, पायरो, ये 3 वर्ड जानना है। ऑर्थो का मतलब होता है मोर H2O या सिंगल मॉलिक्यूल, ईजी लैंग्वेज में सिंगल मॉलिक्यूल। पायरो का मतलब है 2 मॉलिक्यूल से पानी हटा दो, 2 यूनिट्स आर कनेक्टेड बाय रिमूविंग वाटर। और मेटा का मतलब है बहुत सारे यूनिट्स आर कनेक्टेड बाय रिमूविंग वाटर, इसीलिए इसमें बहुत कम H2O होगा। ठीक है, तो लार्ज नंबर, ये पॉलीमराइज हो जाएगा मेटा। इसके अलावा हाइपो एंड पर, हाइपो का मतलब होता है लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, पर का मतलब होता है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। अब अभी जो फॉस्फोरस आया है, तो फॉस्फोरस को एक बार पूरा हम रिकैप करते हैं। तो देखो फॉस्फोरस में इंपॉर्टेंट क्या है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, यहीं तक जाता है। इसको कहते हैं फॉस्फोरस एसिड। अभी सिर्फ इस पर ध्यान देना है, ऑर्थो बाद में। फॉस्फोरस एसिड, इसको कहते हैं फॉस्फोरिक एसिड। अब +3 वाले जितने भी होंगे सारे फॉस्फोरस एसिड कहे जाएंगे। जैसे ये भी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और इसमें भी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ओके, ये +3 में ही है, इन सब में +3 में है, तो ये सारे फॉस्फोरस एसिड है। लेकिन ये सिंगल मॉलिक्यूल है, इसलिए अभी मैंने जैसा बताया कि सिंगल मॉलिक्यूल के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, ऑर्थो वर्ड, तो इसीलिए ये हो गया ऑर्थो फॉस्फोरस एसिड। ये बनाने में इसके 2 मॉलिक्यूल को लेके हमने पानी हटा दिया, जैसे अभी एक स्ट्रक्चर में भी मैंने बताया था। तो इसका 2 कंसिडर करो, इसमें से -H2O कर दो, तो -H2O का मतलब 3 2 6, हाइड्रोजन में से 2 चले गए तो 4 रह गए। ऑक्सीजन 3 2 6, इसमें से 1 चला गया तो 5, क्योंकि H2O आप माइनस भी तो करना है ना, तो 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन माइनस कर दो ट्वाइस करके, तो 2 मॉलिक्यूल से 1 वाटर हमने निकाल दिया, तो ये फॉर्म हो गया। तो इसमें क्या वर्ड लगाएंगे, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है तो फॉस्फोरस ही रहेगा, लेकिन वर्ड इसमें अब पायरो नहीं, सॉरी ऑर्थो नहीं आएगा, पायरो आएगा, क्योंकि पायरो का मतलब होता है 2 मॉलिक्यूल से वाटर हटा के जो बनता है। और जब बहुत सारे मॉलिक्यूल से हम वाटर निकाल रहे हैं तो ये पॉलीमरिक बन गया होल N, अभी भी +3 है तो होगा फॉस्फोरस, लेकिन बहुत सारे मॉलिक्यूल से हटने के बाद बना है, इसीलिए इसमें वर्ड आ जाएगा मेटा। तो पॉली मेटा, ये L टाइप का लग रहा है, सॉरी, पॉली मेटा फॉस्फोरस एसिड, ये भी मेटा ही है, क्योंकि 3 मॉलिक्यूल से हमने पानी निकाल के साइक्लिक बना दिया है, तो इसीलिए इसको साइक्लिक कहेंगे। तो साइक्लो ट्राई मेटा फॉस्फोरिक एसिड रहेगा वो मेटा ही, क्योंकि 2 पे पायरो और उससे ज़्यादा पे मेटा। ये तो हो गया पॉलीमेटा।
और ये हो जाएगा मेटाफॉस्फोरस एसिड, और साइक्लिक है तो साइक्लो मेटाफॉस्फोरिक एसिड, मेटाफॉस्फोरस एसिड। अब यहाँ पे आ जाओ, फॉस्फोरिक एसिड, सेम लॉजिक, एक मॉलिक्यूल ऑर्थो, इसके दो में से पानी निकाल के पायरो, तो ये पायरोफॉस्फोरिक एसिड, बहुत में से पानी निकाल के तो पॉली मेटाफॉस्फोरिक एसिड, तो ये उसका हो गया। फिर वही वर्ड हमने यूज़ किया, ऑर्थो, पायरो एंड पॉली, सॉरी मेटा, और पॉली तो इसे लगा रहा है क्योंकि पॉलीमर बन रहा है। अब आते हैं इससे एक ऑक्सीडेशन स्टेट कम, तो कम के लिए हमने क्या यूज़ किया है, अभी मैंने बताया इस चीज़ को। दो वर्ड यूज़ हमेशा ध्यान रखना है, एक हाइपो और एक पर, ठीक है। अगर इससे हायर होता, जो कि है नहीं क्योंकि ऑलरेडी +5 में है, इससे हायर होता तो हम उस पर पर लगाते, इससे लोअर है तो हाइपो वर्ड लगाएंगे। तो फॉस्फोरिक एसिड में हाइपो लगा दिया हमने, तो ये हाइपोफॉस्फोरिक एसिड हो गया। तो ये रेड फॉस्फोरस और अल्कली के रिएक्शन से बनता है, वही मैंने यहाँ लिख दिया है। सिमिलरली यहाँ पे +1 ये इससे कम है, +3 से कम है, तो इसीलिए इसके नेमिंग में हम अब लगा देंगे हाइपो, तो इसीलिए ये हो जाएगा, जैसे ये फॉस्फोरस एसिड है तो ये हाइपोफॉस्फोरस एसिड, तो ध्यान में रखना। और सिर्फ यही नहीं, इसका एक कॉमन नेम है, ये मेंस भर भर के पूछता है बहुत बार, तो फॉस्फेनिक एसिड, फॉस्फोनिक एसिड, याद रखना, ये आई है यहाँ पे ओ है, तो ये फॉस्फेनिक एसिड, ये फॉस्फोनिक एसिड, ये कॉमन नाम है जो कि आपको एक ट्रैप में ले सकता है, बाकी तो लॉजिक से आया है। तो अब हम आते हैं इस क्वेश्चन पे। पूछा क्या इसने, हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन केमिकल फार्मूला, तो फॉस्फोरस एसिड, अब देखो इसको हम कैसे लिखेंगे भाई, फॉस्फोरस एसिड H3PO3 है, और फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 है। अब इसमें पायरो लगाया तो इसके दो मॉलिक्यूल में से पानी माइनस कर देंगे, तो -H2O कर दो। अब इस पूरे कॉम्बिनेशन से 3 2 6 में से 2 चला गया, 4, फॉस्फोरस 2 क्योंकि ये 2 मल्टीप्लाई होगा, और 3 2 6 में से 1 चला गया, 5। ऐसे ही अब आ जाओ फॉस्फोरिक एसिड, तो पहले तो हम फॉस्फोरिक एसिड लिख देंगे H3PO4। अब हाइपो वर्ड है, तो हाइपो का मतलब इससे कम, कम ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी यहाँ पे आप देखो +5 है तो +4 वाला। अब ये आपको पता होना चाहिए +4 वाला कौन है, ये आप सोच भी सकते हो। ये हमें 8 करना होगा, दो मॉलिक्यूल फॉस्फोरस का ले रहे हैं, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 8 करना होगा, तो H4P2, और अगर मैं 12 ले लूँ, 6, यस, 6 2 12 में से 4 चला गया, 8, यस, यहाँ पे आ जाएगा +4, क्योंकि देखो ये हाइपो वर्ड है, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, तो ये +5 वाला फॉस्फोरिक उससे एक कम, यही होगा ना हाइपो, तो ये हमारे पास आ गया। ऐसे कंक्लूड करेंगे, फॉस्फोरिक एसिड ये तो लिखा ही हुआ है, यही दोबारा H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड, तो इसका ये फॉर्मूला, इसका ये फॉर्मूला, इसका ये फॉर्मूला, एंड पायरोफॉस्फोरिक एसिड, अब फिर से वही आ गया पायरो जो यहाँ पे था, तो इसका दो मॉलिक्यूल पानी माइनस कर दो, फिर से वही करो, 6, तो H4, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया मेरे से, P2 छूट गया है, H4P2O8 होता तो 7, ये आ गया। अब चेक कर लो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन एटम किस केस में प्रेजेंट है, इस केस में प्रेजेंट है, इसीलिए डी ऑप्शन करेक्ट, तो इसीलिए हम डी ऑप्शन को मार्क करेंगे। हेडिंग फॉर द नेक्स्ट, फिर से अब केस है, मैच कराना है, अच्छा ये कैटलिस्ट है, फिर से ये तो फिर से ओस्टवाल प्रोसेस ही आ गया, प्लैटिनम रोडियम कैटलिस्ट, थोड़ा सा छुपा के रोडियम लिख देता तो ज़्यादा क्लियर होता, फिर से वही आ गया, हेबर्स प्रोसेस। ग्लूकोज आपको पता है एसिडिक मीडियम में रिएक्शन होता है, और ये सरफेस केमिस्ट्री में दिया हुआ है कि S+O2 SO3 बनाने के लिए हम NO को भी यूज़ कर सकते हैं, एस्बेस्टस भी यूज़ कर सकते हैं, एंड V2O5 भी यूज़ कर सकते हैं, इतना चीज़ यूज़ कर सकते हैं, तो डायरेक्ट मैच हो गया ये हमारा। ये पी ब्लॉक का प्रिपरेशन से रिलेटेड है। तो आते हैं, ये नाइट्रोजन का प्रिपरेशन का मेथड है, तो देखो भाई अब जो जो आता जाएगा उसको हम एक बार कवर करते जाएंगे। जैसे ये नाइट्रोजन का प्रिपरेशन का मेथड है फेमस, तो अब नाइट्रोजन के और कौन कौन से प्रिपरेशन के मेथड है, तो ये देख लो। डाई नाइट्रोजन सबसे पहला तो ये है, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके रिएक्शन से NH4NO2 बनेगा, और NH4NO2 अगर आप इसको हीट करोगे तो N2+2H2O देगा। और इसमें एक चीज़ और, अगर यहाँ पे NH4NO3 कहीं लिखा हुआ भी होगा, नहीं इसमें नहीं लिखा हुआ है, अगर यहाँ पे आप NO3 ले लेते ना, NaNO3, तो ये NH4NO3 बनाता, NH4NO3 बनाता,
और इसको हीट करते तो ये N2O देता है, लाफिंग गैस प्लस 2H2O। तो दोनों सिमिलर रिएक्शन है, लेकिन N2 के प्रिपरेशन में सिर्फ हम ये लिख पाएंगे क्योंकि यहाँ से तो हमें लाफिंग गैस मिलता है। फिर ये देखो सेकंड रिएक्शन NCERT का ही है, ऑरेंज कलर होता है इसका, ये भी ध्यान रखना, जितने भी डाइक्रोमेट्स होते हैं ऑरेंज कलर के होते हैं। तो इसको अगर आप हीट करोगे तो ये इंट्रामॉलिक्यूलर डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन यहाँ पे हुआ। तो अब क्या होगा, जो क्रोमियम है ये रिड्यूस होगा और नाइट्रोजन ऑक्सीडाइज होगा। यहाँ नाइट्रोजन का -3 ऑक्सीडेशन स्टेट, क्रोमियम +6, ये रिड्यूस होकर +3 में चला गया, नाइट्रोजन ऑक्सीडाइज होकर 0 में चला गया। ये नाइट्रोजन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। फिर ये प्योर नाइट्रोजन, ठीक है, मेथड टू प्रोड्यूस प्योर नाइट्रोजन बहुत बार पूछा जा चुका है, बेरियम एजाइड है, इसको हीट कर दो, बेरियम सॉलिड प्लस N2 मिलेगा, ये सॉलिड है, मिक्सअप नहीं होगा। फिर अमोनिया को ऑक्सीडाइज करते हैं ब्लीचिंग पाउडर से, क्योंकि ब्लीचिंग पाउडर नेसेंट ऑक्सीजन देगा, CaCl2 में टूट के नेसेंट ऑक्सीजन, उस ऑक्सीजन को देख के इसके सारे हाइड्रोजन भाग जाएंगे पानी बनाने के लिए, तो अकेला नाइट्रोजन एटम रह जाएगा, अपने ही जैसे दूसरे एटम को ढूंढ के N2 बना देगा। तो यही मैथड ऑफ प्रिपरेशन 4 है, एक आया लेकिन करना सभी को है। तो पहला तो मैच हो गया। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट मैथड ऑफ प्रिपरेशन है Cl2 का, इसमें KMnO4 क्लोरीन -1 से क्लोरीन 0 में ऑक्सीडाइज कर देगा। अब कितने मेथड हैं सबको अब देख लेंगे। क्लोरीन मतलब क्लोरीन ओवर, तो देखो यही मेथड है, हर जगह आप देखो Cl- को ऑक्सीडाइज किया गया है और यही लिया गया है Mn के कंपाउंड। तो HCl है तो MnO2 में Mn+4 में है तो ये +2 में रिड्यूस हुआ, क्लोरीन को -1 से 0 में ऑक्सीडाइज कर दिया। NaCl से भी आप Cl- अप्लाई कर सकते हो, सेम रिएक्शन, Mn रिड्यूस हुआ 2+ में, Cl को ऑक्सीडाइज कर दिया Cl2 में। और वही चीज़ है, अगर HCl आप लेते हो तो इसको KMnO4 से हम ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, तो KMnO4 से जब ऑक्सीडाइज करोगे तो ये एसिडिक मीडियम में Mn+2 में चला गया और Cl-1 से Cl2 में ऑक्सीडाइज हो गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, स्पेशली इसका कैटलिस्ट तो बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, डेकॉन्स प्रोसेस। इसमें हम HCl को ऑक्सीडाइज करने के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं डायरेक्ट O2 लेते हैं, बट कैटलिस्ट CuCl2 मैंडेटरी है और टेम्परेचर भी ध्यान रखना 723 केल्विन। तो यहाँ पे Cl- से ऑक्सीडाइज होकर Cl2 में चला गया और वाटर बन गया। NaCl की इलेक्ट्रोलाइसिस से भी हम बना सकते हैं, ये भी पूछा गया है मेंस में 2022, ये ऑलरेडी पूछा जा चुका है। ये तो खैर S ब्लॉक के साथ शेयर होता है ये, क्योंकि S ब्लॉक में ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सोडियम कैसे बना सकते हैं, एक्वस NaCl की इलेक्ट्रोलाइसिस से या मोल्टेन से। तो मोल्टेन से सोडियम बनता है, क्योंकि एक्वस अगर इस इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे एक्वस NaCl का तो हाइड्रोजन गैस मिल जाएगा, तो इससे भी Cl2 मिलता है और हाइड्रोजन गैस मिल जाता है। तो ये इतने मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, तो बस ये मैच हो जाएगा अब आराम से। ये एम्फोटेरिक मेटल है, एसिड हो या बेस हो इसके साथ हाइड्रोजन ही देगा, इसीलिए हाइड्रोजन देगा। NaNO3 ये ग्रुप 1, याद करो, ये मैंने बहुत बार बताया है। अगर आप नाइट्रेट की बात करोगे तो Li Na KRbCS Be Mg Ca Sr Ba, ये जो इतने नाइट्रेट्स आप देख रहे हो इसको हीट करोगे, इन नाइट्रेट्स को आप हीट कर दो, BnO3 होल 2 किसी को हीट कर दो तो ये अपना ऑक्साइड देगा प्लस NO2 देगा प्लस हाफ O2 देगा, तो ये ऑक्साइड NO2 और हाफ O2 देगा। लेकिन अगर इनके नाइट्राइट को लोगे, इनके नाइट्रेट को, तो ये नाइट्राइट प्लस हाफ O2 देगा। जैसे कि मान लो Na का ले लें, NaNO3, तो इसको हीट करोगे तो ये NaNO2 देगा प्लस हाफ O2। ये बहुत बार मैं बता चुका हूँ, S ब्लॉक में ये पूछा जा चुका है, यहाँ पे भी आ गया है। तो ये ध्यान में रखना, लिथियम तो डायगोनल रिलेशनशिप शो करता है, इसीलिए लिथियम का भी जो नाइट्रेट होगा वो लिथियम का ऑक्साइड NO2 और हाफ O2 देगा। बस अब क्या फॉर्म हो गया, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, इसने N2 लिख दिया है, ठीक है, ये गलत है, यहाँ पे NaNO2 होना चाहिए या अच्छा ये O2 बचा हुआ है ना, N2 तो इसका था, सॉरी O2 ये इसके बारे में दिया है, O2 ख़त्म हो गया, स्टोरी ओवर। नेक्स्ट आते हैं, द नंबर ऑफ इंटर हैलोजन फ्रॉम द फॉलोइंग हैविंग स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर। देखो स्क्वायर पिरामिडल अगर होना है तो इसके पास 2 लोन पेयर होने चाहिए एंड 4 सिग्मा होना चाहिए, तभी जाके ये स्क्वायर प्लेनर हो पाएगा। स्क्वायर पिरामिडल कह रहा है, सॉरी मैं गलत, स्क्वायर प्लेनर मेरे दिमाग में आ गया, स्क्वायर पिरामिडल। तो देखो इसके लिए क्या होना चाहिए, स्क्वायर पिरामिडल के लिए A है तो 4 सिग्मा बनाए एक प्लेन में और 1 सिग्मा बनाए ऊपर की तरफ और एक तरफ लोन पेयर हो, यानी 1 2 3 4 5 सिग्मा होने चाहिए एंड 1 लोन पेयर होना चाहिए, यही रिक्वायरमेंट है। तो पता करते हैं, सबसे पहले ClF3, आप इसको चेक कर लो ClF3 को,
तो Cl इसके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन और 3 की शेयरिंग फ्लोरीन के साथ हो जाएगी। तो 7 में से 3 की शेयरिंग जब फ्लोरीन के साथ हो जाएगी तो रह जाएंगे 4, यानी इसमें 2 लोन पेयर बन जाएंगे 4 से। तो भाई ये तो मिसमैच हो रहा है, नहीं होगा, रूल आउट। IF7 ये तो ऐसे ही पता चल रहा है 7 सिग्मा होंगे, क्योंकि जितने एटम होंगे वो एक सिग्मा से अटैच होंगे। तो आयोडीन से 7 फ्लोरीन एक एक सिग्मा से अटैच होगा, तो 7 सिग्मा, मतलब ही नहीं बनता है। BrF5, यस ये मैच कर जाएगा। Br में 7 है, 7 में से 5 को तो फ्लोरीन शेयर कर लेगा, तो 7 में से 5 चला गया, एक लोन पेयर रह गया, यानी ये मैच कर जाएगा। यानी Br में से 1 2, Br है 1 2 3 4 5 ने फ्लोरीन के साथ तो सिग्मा बना लिया, एक एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के साथ, तो एक पेयर रह गया, वो पेयर जो होगा, ठीक है, मतलब वो लोन पेयर हो गया, यानी ये कॉम्बिनेशन मैच कर गया। तो इसका स्ट्रक्चर यही आएगा। Br आप रख दो यहाँ पे और इसकी फ्लोरीन के साथ बॉन्डिंग बना दो, फ्लोरीन के साथ बॉन्डिंग, और ये लोन पेयर, ख़त्म, स्टोरी ओवर। स्क्वायर प्लेनर। तो पूछा है कितने हैं, तो पहले हम अंडरलाइन करते जा रहे हैं जो जो हमें मिल रहा है। तो BrF5 मिला। सिमिलरली सेम थीम पे IF5 भी, बस ब्रोमीन की जगह आयोडीन कर दो, रहने तो 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 में से 5 की शेयरिंग हो जाएगी, एक लोन पेयर। फिर ClF5, ये भी एग्जैक्टली इसी पैटर्न का है, ये तीनों तो एक ही पैटर्न के हैं, ये मैच कर गया, बाकी कोई नहीं आएगा। I2Cl6 एक बार हमें सोचना होगा। I2Cl6 नहीं, ये नहीं होगा, क्योंकि 2 आयोडीन 6Cl, ICl3 का ये डाइमर हुआ। ओके, अब इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा ये भी मैं बता देता हूँ, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होगा। ये ऐसे करो, आयोडीन रखो, यहाँ पे Cl रखो, यहाँ पे Cl रखो, ये ब्रिज्ड होगा, फिर ये Cl, ये Cl, ये Cl, ये Cl, और इधर लोन पेयर एक, यहाँ पे दूसरा लोन पेयर, यहाँ लोन पेयर, यहाँ पे लोन पेयर। तो ये इस टाइप का हो जाएगा। तो ये पिरामिडल नहीं होगा, इनफैक्ट ये तो प्लेनर स्ट्रक्चर हो गया। बाकी इसमें पता ही है, इसके 7 में से 3 की शेयरिंग होगी, तो ClF3 की तरह हो जाएगा। तो कोई मैच नहीं होगा, सिर्फ ये और ये, यही 3 मैच हो रहे हैं, बाकी एक्स्ट्रा केयरफुल रहना चाहिए हमें, बिल्कुल। तो इसीलिए 3 आंसर आएगा इस केस में। नेक्स्ट आते हैं, वाइट फॉस्फोरस रिएक्ट्स विथ थायोनाइल क्लोराइड टू गिव। देखो यही क्वेश्चन एग्जैक्टली 2023 में पूछ दिया गया है, और ये क्वेश्चन 2020 में भी पूछा गया है, 21 में भी पूछा गया है। तो फॉस्फोरस के 2 इंपॉर्टेंट रिएक्शन, अगर आप SOCl2 से इसको ट्रीट करोगे तो ये PCl3 SO2 एंड S2Cl2 बनाएगा, और अगर इसको SO2Cl2 से ट्रीट करोगे तो PCl5 प्लस SO2 बनाएगा। तो थायोनाइल क्लोराइड, ये रहा थायोनाइल क्लोराइड, तो हमारा ऑप्शन PCl3 SO2 एंड S2Cl2 बी ऑप्शन हो जाएगा। हेडिंग फॉर द नेक्स्ट, अब कह रहा है कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 रिएक्ट्स विथ आयोडीन टू गिव। तो देखो ये भी अगेन, मतलब काउंट करना मैंने बंद कर दिया, इतनी बार पूछा गया है। HNO3 का डाइल्यूट, कंसनट्रेटेड एंड वेरी डाइल्यूट 3 मीडियम में रिएक्शन होता है। मैं एक बार फिर से यहाँ पे रिकैप करा देता हूँ। अगर वेरी डाइल्यूट HNO3 होगा तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है HNO3, तो ये अपने आप को रिड्यूस करता है, तो ये रिड्यूस करेगा +5 से -3 तक अगर वेरी डाइल्यूट हुआ तो, और सिर्फ मेटल के साथ रिएक्शन होता है। अगर ये डाइल्यूट हुआ तो ये +5 से +2 में रिड्यूस करेगा, होना तो रिडक्शन ही है, यहाँ से तो कम ही रहेगा ये, लेकिन ये NO बनाएगा, याद रखना है आपको। और इसमें सिर्फ एक एक्सेप्शन आता है, ये सारे मेटल्स के साथ ऐसा ही करेगा, सिर्फ जिंक के साथ ऐसा नहीं करेगा। अगर जिंक के साथ डाइल्यूट HNO3 लोगे तो N2 लाफिंग गैस, यहाँ पे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, लाफिंग गैस बना देगा। अदरवाइज कोई भी मेटल, आयरन ले लो, डाइल्यूट HNO3 तो बनेगा NO, और आयरन को ऑक्सीडाइज करके Fe2+ बना देना है। और जो कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 होता है यही नॉन मेटल से रिएक्ट करता है, मेटल से तो भाई मेटल से तो डाइल्यूट भी कर रहे हैं, तो ये भी करेगा, अलॉन्ग विद दैट ये नॉन मेटल से रिएक्ट करेगा, और इस केस में जो गैस बनेगी वो NO2 फॉर्म होगा। तो सबसे पहले तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओके, तो अगर हम रिएक्शन कराएंगे I2 का HNO3 के साथ, अब हम सोचते हैं, तो हमें पता है ये रिड्यूस होकर किस में जाएगा, NO2 में, और I2 को ऑक्सीडाइज होना है, तो अब आप पहले तो NO2 वाले को ढूंढ लो, ये गया, ये गया, ये रहे NO2, और आयोडीन को ऑक्सीडाइज होना है, यानी 0 से हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होना चाहिए, तो ये तो गायब हो जाएगा बिकॉज ये -1 है। यहाँ पे मैच कर जाएगा, ये +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यानी यहाँ पे ये सेट हो रहा है IO3, क्योंकि आयोडीन ऑक्सीडाइज हुआ और HNO3 +5 से +4 में रिड्यूस हुआ। ओके, और इसने क्या पूछा था, कॉन्सेंट्रेटेड, यस NO2 बनेगा, तो यस हमारा आंसर आ गया
सी ऑप्शन करेक्ट. नाउ नेक्स्ट, डाइनाइट्रोजन एंड डाइऑक्सीजन, द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एयर, डू नॉट रिएक्ट विथ ईच अदर इन एटमॉस्फेयर टू फॉर्म ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन बिकॉज. देखो इस क्वेश्चन को मैंने पढ़ा था लेकिन इसमें थोड़ी एम्बिग्यूटी लग रही थी मुझे. एम्बिग्यूटी इसीलिए क्योंकि मुझे लग रहा था कि इसमें दो ऑप्शन आ सकते हैं जो स्टेटमेंट है. जैसे पहला, नाइट्रोजन इज अनरिएक्टिव इन अ कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर, ये भी करेक्ट है भाई. एटमॉस्फेरिक कंडीशन में नाइट्रोजन रिएक्ट नहीं करेगा क्योंकि इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है. जब तक आप हाई टेम्परेचर नहीं दोगे इसके बॉन्ड टूटेंगे ही नहीं और ये रिएक्ट ही नहीं करेगा. तो मुझे लग रहा था ये भी ऑप्शन हो सकता है. ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन इज अनस्टेबल, ये गलत है. अगर रिएक्ट करके ऑक्साइड बनेगा तो स्टेबल है, एग्जिस्ट करेगा, लेकिन बनता ही नहीं है, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है. रिएक्शन बिटवीन देम कैन अकर इन प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट, ये भी गलत है. कैटलिस्ट वेटलिस्ट तो ज़्यादा वर्क नहीं करते, मेनली टेम्परेचर का रोल होता है. अब अगला कह रहा है द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक एंड रिक्वायर्ड वेरी हाई टेम्परेचर, यस ये करेक्ट है फिर से. तो इसीलिए ये दो ऑप्शन मुझे करेक्ट लग रहे हैं, काफ़ी क्लोजली रिलेटेड है. वैसे ये बेस्ट है और यही आंसर भी दिया हुआ है कि इसका जो रिएक्शन है, क्योंकि तीन तीन बॉन्ड को तोड़ना है तो हाईली एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा और उसके लिए हाई टेम्परेचर चाहिए. तो ये दोनों मुझे एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री लग रहे हैं. इसका आंसर डी दिया है, बाकी अब आप लोग सोच लेना. तो अभी डी है इसका आंसर. नाउ नेक्स्ट आते हैं 12th. कह रहा ऑन रिएक्शन with strong oxidizing agent like KiO4, hydrogen peroxide oxidized with the evolution of O2. The oxidation number of I in KiO4 changes to. ये रिएक्शन H2O2 का रिएक्शन है, तो अगर H2O2 ऑक्सीडाइज हो रहा है तो ये रिड्यूस होगा. तो ये पता होना चाहिए जो KiO4 होता है, KiO4 ये H2O2 के प्रेजेंस में KiO3 में रिड्यूस होगा अलॉन्ग विथ ये O2 है, अलॉन्ग विथ ये ऑक्सीडाइज होकर O2 में चला जाएगा. तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +5 आएगा. तो +5 विल बी द आंसर इन दिस केस. डाइनाइट्रोजन इज रोबस्ट कंपाउंड, यस ट्रिपल बॉन्ड है, टूटेगा ही नहीं, रोबस्ट कंपाउंड है. बट रिएक्ट एट हाई एल्टीट्यूड टू फॉर्म ऑक्साइड, ये लाइटनिंग इफेक्ट यही सब है. लाइटनिंग जो क्लाउड वगैरह में लाइटनिंग होता है, इन्वायरमेंटल का ये क्वेश्चन हो गया. द ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन दैट कैन डैमेज प्लांट लीव्स एंड रिटार्ड फोटोसिंथेसिस इज. तो ये इन्वायरमेंटल का क्वेश्चन है, तो मैं लेके आता हूँ जो दिया है. वैसे इन्वायरमेंटल का मेरा वीडियो भी है, आप वॉच कर सकते हो. ये देखो ये लिखा है NCERT ने NO और NO2 के बारे में. तो जो NO2 होता है ये रहा ये पार्ट, इरिटेंट रेड हैज़, ठीक है, रेडिशनेस जो आता है ना ट्रैफिक में, हैवी ट्रैफिक जब होगा तो ऑटोमोबाइल से NO2 रिलीज़ होता है, तो रेड हैज़ीनेस जनरेट करता है. तो रेड हैज़ इन ट्रैफिक जो होता है वो NO2 के कारण होता है. थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा इसलिए मैं रीड कर दे रहा हूँ. डैमेज लीव्स एंड स्लो डाउन फोटोसिंथेसिस. चाइल्ड रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम भी जनरेट करता है. ओके, ये हार्मफुल फॉर मेटल्स, टेक्सटाइल्स, इन सब के लिए भी ये हार्मफुल होता है. टेक्सटाइल फाइबर्स एंड मेटल्स लिखा हुआ है, हार्मफुल फॉर दैट ऑल्सो. ओके, यही है. तो ये एक्चुअल में जो गैशियस पोल्यूटेंट है उसमें जो NCERT ने दिया हुआ है SO2, NO2, CO, CO2 एंड हाइड्रोकार्बन्स के बारे में दिया हुआ है. ओके, तो इसमें NO2 से रिलेटेड ये क्वेश्चन था. ये तो डायरेक्ट NO2 का ही केस दे दिया था, तो NO2 हम टिक कर देंगे. और देखो इसमें आप दो ऑप्शन को ऐसे भी रूल आउट कर सकते हो. ओके, क्योंकि ये जो ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन है जो प्लांट लीव्स इन सबको डैमेज करेगा, इट हैज़ टू बी गैस होना चाहिए. तो ये जो आयंस हैं ये कभी गैस के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेंगे. तो आपका ऑप्शन, अगर आप मान लो गैस भी करना चाहते हो तो कम से कम इन दोनों को हटा के इस दो पे आपका ऑप्शन रिड्यूस हो जाएगा. उसमें से जो NO2 है वो इस प्रॉब्लम को जनरेट करता है, स्लो डाउन फोटोसिंथेसिस एंड डैमेज प्लांट लीव्स. नाउ नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग sulfur based oxo acids. Among these oxo acids the number of those with peroxo bond is. देखो ये तो एक तो आपको ऑलवेज याद रखना, बहुत बार आ चुका है, पेरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड H2S2O8. ये क्योंकि H2O2 के प्रिपरेशन में आता है. जब हम कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 इसको इलेक्ट्रोलाइज करते हैं तो ये बनाता है H2S2O8. कैसे?
तो कंसिडर H2SO4 दो चीज़ देता है, ये इलेक्ट्रॉन गेन करके H2 बनाएगा और ये इलेक्ट्रॉन लूज़ करके, इसके 2 मोल इलेक्ट्रॉन लूज़ करके H2S2O8 बनाएंगे, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देंगे। इसी 2 इलेक्ट्रॉन को ये गेन करता है, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके H2 बनाता है। तो यही है पेरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड। ओके, अब इसी में जब हम पानी ऐड करते हैं तो 2 मोल H2SO4 प्लस H2O2 बनता है। तो एकदम ये टिप पे होना चाहिए आपके, जब भी ये मिले पेरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड तो समझ जाओ। अब इसका स्ट्रक्चर इसी में होगा पेरोक्सी बॉन्ड, क्योंकि नाम में ही पेरोक्सो आ रहा है। डबल बॉन्ड O OH, डबल बॉन्ड O OH, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। ये रहा पेरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड। तो इसमें आ गया पेरोक्सी लिंकेज। इसके अलावा इसमें नहीं है, मैं सबका स्ट्रक्चर बना देता हूँ। जो H2SO3 का स्ट्रक्चर होगा S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड डबल 2 OH है ना, तो ये सॉरी डबल बॉन्ड दे दिया मैंने एक और H2SO3 में। अब सिर्फ OH आएगा, OH यहाँ पे एक लोन पेयर होगा। H2SO4 में S 2 डबल बॉन्ड आएंगे, डबल बॉन्ड O OH एंड OH। सल्फर पे कोई लोन पेयर नहीं, ये H2SO4 का। H2S2O7 ये तो ओलियम है। ओलियम का मतलब है H2SO4 के 2 मॉलिक्यूल लो, पानी निकाल दो तो यही बनेगा। इसीलिए इसका नाम पायरोसल्फ्यूरिक एसिड भी होगा। ओलियम को हम पायरोसल्फ्यूरिक एसिड भी कहेंगे। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है, S, एक ऑक्सीजन दोनों में शेयर्ड होगा। ओके, डबल बॉन्ड O OH, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O OH, डबल बॉन्ड O। तो इसलिए सिर्फ एक इसी में है पेरोक्सो बॉन्ड, इसीलिए इसका आंसर 1 हो जाएगा। आई होप ये लास्ट क्वेश्चन था। यस, ओवर हो गया हमारा। तो ये 2022 जुलाई के भी क्वेश्चंस को हमने कवर किया। तो आप 2-3 साल का अच्छे से वॉच कर लो, आप देखोगे उसके बाद तो क्वेश्चन रिपीट ही होना है पी ब्लॉक का। ऐसे मैं मैक्सिमम कोशिश करता हूँ कि जितने भी कोई भी वर्ड अगर आ जाए तो उससे रिलेटेड मैक्सिमम केमिस्ट्री यहाँ बता दी जाए, सो दैट, क्योंकि आप बार बार थ्योरी नहीं देख सकते हो, सिर्फ सोल्यूशन बता दिया है तो किसी काम का नहीं है। तो इसीलिए थ्योरी देखने की ज़रूरत ना पड़े, आप PYQ को ही कर लो और रट लो, एग्ज़ाम में आप अच्छे से क्रैक करके आ जाओगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।